हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो, एक नया चैप्टर। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो है रेडियो एक्टिविटी, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। और ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है और आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा भी नहीं है चीज़ें, लाइक बोर्ड्स के पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ ऐसा एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा हो जो ना समझ में आए। इजी चैप्टर है, आराम से एक दो बार पढ़ोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज जितना पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, सिर्फ उतना भी कर लोगे तो भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ये चैप्टर हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करने, न्यूमेरिकल्स की चिंता नहीं करनी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते। और जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन यूजुअली बनते हैं, जो जो चीज़ें यूजुअली पूछी जाती हैं, वो अलॉन्ग विद द चैप्टर, अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन में बताता चलूँगा। तो पूरा एंड तक देखना, समझना, जानना, पहचाना। तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये देखो क्या है, पहले थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दूँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे प्री रिक्विजिट एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, समझाना जरूरी है। जैसे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। अब मैं सिंपल एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करूं, तुमने एटम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एक एटम क्या होता है। एटम में होता है एक न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं क्या, ऑर्बिट्स, ठीक। उन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑर्बिट्स हो गए और इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब हर ऑर्बिट में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, पर ओवरऑल एक ओवरव्यू में अगर बोला जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे न्यूक्लियस से बहुत क्लोजर हैं, उन्हें क्लोजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या उन्हें सिंपली कहूं तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं इधर बात करूं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस से जितना ज्यादा पास होंगे, यानी इससे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ही स्ट्रांग होगा, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स। ये न्यूक्लियस से उतना ही टाइटली बाउंड होंगे, एकदम क्लोजली बाउंड होंगे, न्यूक्लियस से एकदम जुड़े हुए होंगे। तो न्यूक्लियस से इन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। जो भी पहली ऑर्बिट होती है, ये क्लोजर टू न्यूक्लियस, इससे जितना पास होगा वो उतना ही स्ट्रांगली बाउंडेड होगा, तो इसे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से जितना दूर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से जितना ही दूर होंगे, वो उतना ही लूजली बाउंड होंगे, ठीक है। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब इन्हें न्यूक्लियस से दूर करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मतलब इनके और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वीकर फोर्स का मतलब कि मतलब वो फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि इन सारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल का मतलब समझ रहे हो ना, जो सबसे आउटर मोस्ट, जो सबसे लास्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच। तो इनको न्यूक्लियस से सेपरेट करना इज अ मच इजियर जॉब देन सेपरेटिंग दीज न्यूक्लियस, ठीक है। separating these electrons from the nucleus is much easier than separating these electrons, these closely bound electrons from the nucleus. तो न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉन्स को हटाना मुश्किल है, पर हाँ ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से हटाए जा सकते हैं। ज़्यादा फोर्स नहीं है तो सेपरेट करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ही ये तो एक सिंगल एटम बनाया मैंने, ये क्या बनाया था, एक सिंगल एटम। अब जैसे एक पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर की बात करूं, एक प्रॉपर एक सब्सटेंस की बात करूं, तो एक सब्सटेंस में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सब्सटेंस में कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं होगा, मतलब सब्सटेंस में कोई एक सिंगल एटम थोड़ी होगा, सब्सटेंस में बहुत सारे एटम्स होंगे। मतलब कोई एक, मैंने एक बॉडी बनाई, इस बॉडी में बहुत सारे एटम्स है, ठीक। एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो इसमें बहुत सारे ये एटम्स हैं, ठीक। अब इसमें से जितने भी इनके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लेते हैं इनके पास भी एक दो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये जो सबके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये इस ये इनका क्या होता है, ये एटम को छोड़ के निकल जाते हैं। मैंने बताया ना, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम को इजीली छोड़ सकते हैं, एटम से इजीली निकाले जा सकते हैं। तो एक अगर कोई सॉलिड है, ये अगर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है, इस सॉलिड के अंदर मान लेते हैं ये 15-20 एटम है, तो इस 15-20 एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं,
जो उनकी आउटर मोस्ट शेल से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मतलब देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में हो और वहां से इजीली निकल जाए और किसी सॉलिड में फ्लो कर रहे हो, मतलब सॉलिड में ही ऐसे यहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस सॉलिड के बाहर नहीं जा रहे हैं। अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस सॉलिड के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं, पर अपने एटम से निकल चुके हैं। समझ लो, जैसे कोई है कि अपने सोसाइटी में ही ट्रैवल कर रहे हो, मतलब अपने ही कॉलोनी में ट्रैवल कर रहे हो पर अपने घर से बाहर निकल गए, ऐसा है। ठीक है, कि अपने घर से तो बाहर निकल गए, जिस एटम के अंदर थे ये इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकल गए, पर सॉलिड के अंदर ही है, सॉलिड के अंदर इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था। मैंने बताया था कि किसी भी मेटल में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहे हैं? एटम से निकल रहे हैं, एटम की आउटर मोस्ट शेल से निकल रहे हैं। ठीक, तो ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर हम थोड़ी और एनर्जी प्रोवाइड कर दें, अभी मैंने क्या बताया, ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट शेल से निकले हुए हैं, सॉलिड के अंदर ही ऐसे रैंडमली टहल रहे हैं, लाइक रैंडम मोशन में है, कोई ऐसा फिक्स्ड मोशन नहीं है। ठीक, ये एटम्स हैं, इन एटम से निकल के ये इलेक्ट्रॉन्स इस सॉलिड के अंदर फ्लो कर रहे हैं। सॉलिड कहूँगा या मेटल कहूँ, यूजुअली मेटल में होता है ये सब। अब अगर इसमें यूजुअली मेटल होता है, ठीक है, क्योंकि मेटल्स में ही इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल्स में इतने नहीं होते। तो अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं थोड़ी और एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, अगर इनको मैं थोड़ी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, ठीक, थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, मतलब एक्सटर्नल बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये सरफेस से बाहर निकल आए। जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं कि ये सरफेस से बाहर निकल आए। समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर थे, सरफेस के अंदर थे, मेटल के अंदर थे, पर मैंने एक्सटर्नल थोड़ी सी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करी और ऐसी प्रोवाइड करी कि ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस आफ्टर providing some external energy, after providing some extra energy, external additional energy, this phenomena is called electron emission। वही बताया ना, इलेक्ट्रॉन का एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से वो मेटल सरफेस के बाहर निकल गए, जिसकी वजह से वो मेटल सरफेस के बाहर निकल गए। तो इस एमिशन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इसी में बात करते हैं, वर्क फंक्शन की एक टर्म आता है इसी में, कि ऐसी कितनी मिनिमम एनर्जी हम प्रोवाइड करें जिससे इस इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर तक आ जाए। अब तुम चाहो तो इसमें तुम 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दो। मान लो तुमने 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड करी और तुमने एक बार को 20 जूल एनर्जी प्रोवाइड करी। समझो, तुमने इसको, इस एटम्स को, इस मेटल को तुमने एक बार 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड करी, 100 जूल एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, 100 जूल एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और 20 जूल एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि 100 जूल एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के इतनी दूर ट्रैवल कर रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है, अगर तुमने 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड करी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो निकल रहे हैं, बाहर निकल के इतना दूर दूर ट्रैवल भी कर रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर निकला और बाहर निकल के इतना दूर ट्रैवल किया 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने पे। और यही तुमने अगर 20 जूल एनर्जी प्रोवाइड करी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बस सरफेस के बाहर ही रह गया, मतलब बाहर निकला पर सरफेस के बाहर ही रह गया, ऐसे बाहर निकला पर सरफेस के बाहर रह गया। ठीक, और यही तुमने अगर 19.99 जूल एनर्जी प्रोवाइड करी तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकला, यहां पे रह गया, मतलब सरफेस के बाहर भी नहीं निकला। तो तुम देखो, अगर यहां पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए? 20 जूल। मतलब 20 जूल से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर आएगा, 20 जूल से ज्यादा करनी है तो जितनी भी कर दो, पर मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 20 जूल। तो ये एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। देखो, इससे इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं मैं, इतना ही, ये इतना बेसिक लेवल पे जाके एक्सप्लेन करो ताकि
अगर बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है इस चैप्टर का तो भी समझ में आ जाए, और अगर पढ़ लिया है तो भी तुम्हें क्लिक हो जाए, तुम्हारा रिवीजन हो जाए। ये सबके लिए है, ये पूरा लेक्चर सबके लिए, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए भी, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके लिए भी, जो पढ़ रहा है थोड़ा बहुत आता है उसके लिए भी, सबके लिए। तो भाई, तो वर्क फंक्शन क्या होती है? दैट मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस, मतलब सरफेस तक लाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन होती है। उसके बाद जितना कर दो तो उसके बाद तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद तुम 50 जूल प्रोवाइड करो, 100 जूल प्रोवाइड करो, 200 करो, कितना भी करो। लाइक ये 20 जूल वैल्यू मत समझ लेना, सबके लिए 20 जूल वैल्यू होती है, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। कुछ भी हो सकती है वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो भाई ये मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक। जैसे एक पासिंग मार्क्स वाला एक क्राइटेरिया होता है ना कि इतने पासिंग मार्क्स होने ही चाहिए, वैसे ही वर्क फंक्शन भी वही है, एक इतनी मिनिमम एनर्जी होनी ही चाहिए, ठीक। अब थर्मियोनिक इमिशन क्या है? ये होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन ही है। अगर किसी मेटल को हम हीट एनर्जी सप्लाई करें, अगर उसे हम हीट करें, ठीक। प्रोसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, सीआरटी तुम पढ़ोगे, कैथोड रे ट्यूब, उसमें आगे चीजें हैं, मतलब एक बार रीड करने वाली चीजें हैं, उतना कुछ एक्सप्लेनेशन वाली नहीं है, ठीक। मेटल को अगर तुम हीट करो, ठीक, अलग अलग मेथड से या कुछ होता है, तो लाइक प्रॉपर मेथड से तुम हीट करते हो मेटल को, तो उससे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक। इससे ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। तो वही है, थर्मियोनिक इमिशन इज द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल, ठीक। द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी टू इट, मतलब उसको हीट करने के लिए जो हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये जो एक्सटर्नल एनर्जी है ये यहाँ पे हीट एनर्जी है। ऐसे तुम आगे 12th में पढ़ोगे, जब 11 12 जब तुम 12th में अगर तुम ये सब चीज़ें पढ़ते हो, लाइक साइंस लेते हो, तो 12th में भी आगे आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन है, वहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। तो बेसिकली वहाँ पे हम लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, यहाँ पे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एज एक्सटर्नल एनर्जी, वहाँ पे हम आगे चल के लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। वो 12th में है, पर हाँ अभी सिर्फ यही है कि अगर हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी मेटल को तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन, ठीक। अब थोड़ा बहुत आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स पे। एटम किन किन चीजों से बना होता है? एटम में 3 चीजें होती हैं। एटम में क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हें मालूम होंगी, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हम क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस, ठीक। और न्यूक्लियस में ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इनका कलेक्टिव टर्म क्या है? न्यूक्लियॉन्स। अगर मैं ऐसा बताऊं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का कलेक्टिव टर्म जो होता है, कलेक्टिव टर्म इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक। और न्यूक्लियॉन्स किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये दोनों मतलब किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। मास ऑफ प्रोटॉन, एक सिंगल प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 की। ये सब वैल्यूज मालूम होनी चाहिए क्योंकि आगे चल के काम आएगा, ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख लेना, ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख लेना, होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg आई गेस, ठीक। वैल्यू एक बार देख लेना, जहां तक मुझे याद है यही है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक। तो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन मालूम होना चाहिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, वही एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, या प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो कभी भी एटॉमिक नंबर आए तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, डिनोटेड बाय Z। किससे डिनोट किया जाता है? Z से, ठीक। एटॉमिक नंबर, आई गेस तुम लोगों को 20 तक की पीरियोडिक टेबल तो याद ही होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके पूरा 20 तक तो एटलीस्ट याद ही रखो, ताकि तुम्हें 20 तक एटॉमिक नंबर पता हो। लाइक 20 तक जितने भी एलिमेंट्स है कैल्शियम तक तुम्हें एटॉमिक नंबर्स पता हो तो बेटर है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ना हो, और क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। फिर आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, मतलब एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के टोटल कितना है, वो होता है मास नंबर। मास नंबर बेसिकली हमें बताता है कि प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दोनों को मिला दो, लाइक दोनों का सम कर दो, तो वो जो टोटल नंबर आता है वो होता है मास नंबर, ठीक। या इसको ऐसा भी कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, मतलब न्यूक्लियस में रिसाइड करने वाले टोटल नंबर ऑफ वो एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हो। तो इसको डिनोट किया जाता है ए से। मास नंबर को डिनोट करने का जो सिंबल है वो है ए, ठीक। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब तुम यहां देख सकते हो, अगर Z को, अगर ये हटा दे रहा हूं, अगर हम Z से डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक, और A से डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A को हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पे क्या लिख सकते हो? Z। तो A इक्वल्स Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएगा? नंबर, ये Z को इधर भेजो तो आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू A माइनस Z। ये भी फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, ये याद रखना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखने का तरीका क्या है? A माइनस Z, ठीक, यहीं से आया है, देख सकते हो, ठीक, यही लिखा है यहाँ पे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? A माइनस Z, ठीक। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है? A, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? Z। ये थोड़ा बहुत फेमिलियर होना चाहिए इन सब सिंबल से, ठीक, ठीक है। अब आइसोटोप्स देख लो। अब ये कुछ कुछ चीजें हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब तुम्हें केमिस्ट्री में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक। ये सब क्या है? आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखो, डेफिनेशन याद करने का सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल, बहुत शॉर्टेस्ट वे में डेफिनेशन लिखी है मैंने आइसोटोप्स की, इससे शॉर्टेस्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ठीक। लाइक बुक में भी लिखा होगा तो 2-3 लाइन लिखी है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, सिंपल तरीके, एग्जाम में ऐसे मत लिखना, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मैंने। एग्जाम में तुम प्रॉपर सिंगल लाइन की डेफिनेशन लिखोगे, ठीक। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास नंबर हो, वो एलिमेंट्स, ठीक। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। अब इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, ये 3 एग्जाम्पल लिखे। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, इसको कोई बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटीरियम, इसको ट्राइटियम, ठीक है। देखो, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, ठीक, केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा पर फिर भी बता दे रहा हूं। एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे, ये कोई एलिमेंट है X, कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लिथियम हो सकता है, कार्बन, सोडियम, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और यहाँ ऊपर लिखते हैं मास नंबर। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, स्टैंडर्ड वे है रिप्रेजेंटेशन का। या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ऐसा भी लिखा हो सकता है। यहाँ मतलब ये जो है ऊपर साइड, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक। पर ये रहेगा, नीचे एटॉमिक नंबर रहेगा, ऊपर मास नंबर रहेगा, ठीक। तो वही लिखा है, देखो यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर, देखो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक। तो ये हो गया। अब सेम आइसोबार्स के लिए इसी का ठीक उल्टा कर दो, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर।
यहाँ पे आइसोबार्स लिखोगे, आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जांपल इसका ले लो, सोडियम मैग्नीशियम, देखो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक। तो ये एग्जांपल हो गया। इसके भी दो चार और एग्जांपल है। क्लोरीन, एक क्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन तुम्हारा 1735 और 1737, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर देख लेना सही लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, ठीक। यही होता है जहाँ तक, ठीक। ऐसे ही तुम इसके भी और आइसोबार्स के भी और एग्जांपल हैं, और एग्जांपल अपने हिसाब से भी ढूंढ के लिख सकते हो, ठीक है। तुम पोटेशियम कैल्शियम का भी लिख सकते हो। एक पोटेशियम 4039 है, सॉरी 4019 है, और कैल्शियम 2040 है, ठीक। देखो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक। तो ये एग्जांपल भी लिख सकते हो आइसोबार्स का। तो ये हो गया आइसोटोप्स, ये हो गया आइसोबार्स, ये है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या है, देखो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम ए माइनस जेड। ए माइनस जेड क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन्स की डेफिनेशन एकदम अलग है कि इनका मास नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। मतलब देखो अगर कोई एलिमेंट है x और कोई एलिमेंट है y, इनका जो z है ये भी डिफरेंट है, z1 z2 ले लो, और इनका जो a है यानी मास नंबर ये भी डिफरेंट है, पर इनका जो डिफरेंस है a माइनस जेड ये सेम है। मतलब इनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो दोनों में सेम हो, तो इन्हें कहते हैं आइसोटोन्स। इसके एग्जांपल ले लो, इसके एग्जांपल भी है आर्गन और कार्बन, सॉरी आर्गन और कैल्शियम, ठीक है, कार्बन नहीं, सॉरी। तो आर्गन भी देखो 1838 और कार्बन भी 2040। देखो इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, ठीक। पर इनका डिफरेंस करो 38 माइनस 18 और 40 माइनस 20, दोनों तरफ क्या आएगा 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम है, इसलिए ये क्या है आइसोटोन्स, ठीक। तो ये अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन कभी भी आए तो डेफिनेशन लिख देना और एक एग्जांपल जरूर लिखना, ठीक है। एग्जांपल मत छोड़ना, इसलिए सबके एग्जांपल्स बताए मैंने। फिर अब कुछ बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी में। अब नाम आता है साइंटिस्ट का हेनरी बेक्वेरेल, ठीक। हेनरी बेक्वेरेल डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन 1896। अब क्या हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट तो बाद में हुए थे, उससे पहले बाय मिस्टेक कह लो या जैसे भी कह लो, बाय मिस्टेक क्या हुआ था कि यूरेनियम सॉल्ट को ये फोटोग्राफिक प्लेट पे रख के चले गए, ठीक। ये कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे। इन्होंने क्या किया, यूरेनियम सॉल्ट को कहाँ रख दिया, एक ब्लैक पेपर में इनरैप करके, रैप्ड इन ब्लैक पेपर, ठीक, रैप्ड इन ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर, ठीक, कोई ब्लैक पेपर होगा उसमें रैप करके, केप्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। कुछ दिन बाद जब आके वापस देखा, डिस्कवर किया, एक रूम में ये यूरेनियम सॉल्ट को पेपर में बंद करके फोटोग्राफिक प्लेट पे रख के चले गए, कुछ बंद रखे या रूम या जो भी है, रूम को बंद रखा। कुछ दिन बाद आए तब ये डिस्कवर किया कि फोटोग्राफिक प्लेट वॉज अफेक्टेड, ठीक, फोटोग्राफिक प्लेट वॉज अफेक्टेड, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आ गया था उसमें, मतलब कुछ ना कुछ इमेज बन गई होगी। फोटोग्राफिक प्लेट थी ना, तो वो कुछ ना कुछ इमेज बना ली थी, उसने कुछ ना कुछ रेडिएशन उससे पास हुई थी, ठीक। और यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया यूरेनियम के और भी अलग अलग सॉल्ट्स को लेके, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, बहुत सारे डिफरेंट सॉल्ट्स को लेके ट्राई किया गया। तो फोटोग्राफिक प्लेट वॉज बीइंग अफेक्टेड। तो यहां से डिस्कवर हुआ कि ये जो यूरेनियम सॉल्ट्स हैं ये कुछ रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी एमिट कर रहे हैं, ठीक। रेडिएशंस आर नथिंग बट एनर्जीज। इन जनरल दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक। तुमने E=mc² या क्या बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या इन सब चीज़ों के बारे में भी सुना हो, तो ये भी तुम्हें पता होगा कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है, ठीक है, कि द मूविंग मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तुमने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा मूवीज़ में, या सुना होगा, रीड किया होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है रेफरेंस में पता हो। तो भाई कि
दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एनर्जी से कोरिलेट कर रही, इन दी एंड सब कुछ एक एनर्जी से ही रिलेटेड है, ठीक है। हमारे अंदर भी क्या है, एनर्जीज ही है। ये जो लाइट, साउंड, हीट, विंड, तुम जो भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो नेचर में, सब क्या है, एनर्जी है। विंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब एनर्जीज हैं। तो इन दी एंड तुम एनर्जी से घिरे हुए हो, ठीक है। तो वही है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ तो एनर्जी रेडिएट हो रही थी, कुछ तो रेडिएशन उस पर आ रही थी। तो यहाँ से इतना डिस्कवर हो गया कि यूरेनियम सॉल्ट से कुछ रेडिएशन एमिट हो रही हैं, ठीक है। फिर इन ये जो भी रेडिएशन थी, इन्हें बिक्वेरल रेज भी कहा गया था पहले, ठीक है। इन्हें बिक्वेरल रेज भी कहा गया था। इससे जो रेडिएशन से जो रेज निकली थी यूरेनियम सॉल्ट से, ठीक है, उसे बिक्वेरल रेज कहा गया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। फिर आगे चल के और एक्सपेरिमेंट्स होते गए और ये रेडियो एक्टिविटी टर्म डिवाइस हुआ और ये सब चीज़ें और इस्टेब्लिश्ड हुई। क्या कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमिना। न्यूक्लियर फिनोमिना मतलब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है ये फिनोमिना, ठीक है। एटम की बात नहीं कर रहे, अब यहाँ एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इट इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमिना, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ड्यूरिंग देयर डिके, ठीक। अब यहां पे क्या आया कि कोई भी न्यूक्लियस होता है किसी एटम का, उससे कुछ रेडिएशंस निकलनी है। बेसिकली 3 टाइप की रेडिएशंस बोली गई, एक हो गई अल्फा रेडिएशंस, एक हो गई बीटा रेडिएशंस, एक हो गई गामा रेडिएशन। ये 3 टाइप की रेडिएशंस डिफाइन कर दी गई। तो अगर किसी भी न्यूक्लियस से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से ये 3 तरह की रेडिएशंस निकल रही हैं, तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी, ठीक। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन अगर इनका होता है, ये रेडिएशंस एमिट होती है, तो इस फिनोमिना को कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। और कब होता है ये, ड्यूरिंग द डिके ऑफ द एटम, मतलब एटम जब डिसइंटीग्रेट हो रहा हो, डिके हो रहा हो, खत्म हो रहा हो, ठीक है, मतलब जब एटम्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा हो, ठीक है, तब होता है। एंड रेडियो एक्टिव डिके इज अ रैंडम फिनोमिना। तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब रेडियो एक्टिव डिके होने वाला है, वो हो जाता है, ठीक है, मतलब रैंडम फिनोमिना है, ठीक। अब क्या है, सब्सटेंसेस विच डिके और डिसइंटीग्रेट, मतलब जो सब्सटेंसेस डिके होते हैं जिनसे रेडियो एक्टिविटी एनर्जीज निकलती हैं, जो रेज है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, इन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इन सब्सटेंस को कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये सब डेफिनेशंस आ सकती हैं आराम से, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन बताओ और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे ये तुम ये डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी। द सब्सटेंसेस विच डिके बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशंस ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब यही जो सब्सटेंस है जो डिके होके अल्फा बीटा गामा रेज बनाती हैं, अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस एमिट करती हैं, ठीक, इन्हीं सब्सटेंस को कहते हैं हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर आगे क्या हो गया, एनी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ रेडिएशन। कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज रेडिएशन का नेचर इफेक्ट नहीं कर सकता। द रेडिएशंस एमिटेड वर फाउंड टू बी ऑफ 3 टाइप्स। ये जो रेडिएशंस एमिट हुई, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, इनसे जितनी भी रेडिएशंस निकली अल्फा बीटा गामा, ये 3 तरह की थी। अभी हम डिफाइन करेंगे कौन सी पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव, कौन सी क्या है। तो 3 तरह की रेडिएशंस थी। पहली वॉज पॉजिटिव चार्ज। जो पहली रेडिएशन हमने मतलब देखी, एक रेडिएशन हमने देखी वो पॉजिटिव चार्ज की थी। फिर हमने देखी एक रेडिएशन जो निकल ली वो नेगेटिवली चार्ज थी। फिर हमने देखा एक रेडिएशन जो थी वो अनचार्ज थी। 3 टाइप की रेडिएशंस एमिट हुई किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, और वो उन तीनों टाइप का नेचर कैसा था, एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव और एक का अनचार्ज्ड। तो ये 3 टाइप का था। फिर अब ये तुम डायग्राम समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से इफेक्ट हुई। मतलब ये देखो 3 टाइप की रेडिएशंस है। जो यूजुअली अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा रेडिएशंस होती हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। जो बीटा रेडिएशंस होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और जो गामा रेडिएशंस होती है वो अनचार्ज होती हैं। तो यहाँ पे लिख लो साइड में, हाँ, जो पॉजिटिवली चार्ज थी वो कौन सी थी, अल्फा रेडिएशंस। जो नेगेटिवली चार्ज थी वो थी बीटा रेडिएशन, और जो अनचार्ज थी वो थी गामा रेडिएशंस। ठीक, इनके बारे में बहुत कभी कभी पूछ लाइक
इनके बारे में ही यूजुअली ये चैप्टर रिवॉल्व करता है और ये चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं कि अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। अभी आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंसेस भी देखेंगे और इनकी रिएक्शंस भी देखेंगे। तो ये जो है जितनी भी ये रेडिएशन है ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होती हैं। मतलब गामा रेज को छोड़ दो, अगर तुम गामा रेज को छोड़ दो, गामा रेज को छोड़ दो, ठीक, गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती है। बाकी जो अल्फा और बीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती हैं। जैसे अल्फा रेज होती है, मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। बीटा रेज है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। बाकी गामा रेज पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अल्फा रेज है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट कर जाएंगी, बीटा रेज है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट कर जाएंगी। और ये भी देखो अल्फा रेज माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब देखो पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा ना। सेम गोज विद बीटा रेज, ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। बीटा रेज क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ही होगा। और ये भी देखो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कम डिफ्लेक्ट हो रही है, बीटा पार्टिकल्स ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशन होता है इनके मास के बीच, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर हेवियर। अल्फा पार्टिकल्स ये क्या होते हैं, हेवियर होते हैं, तो इसलिए कम डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक। और बीटा पार्टिकल थोड़े लाइटर होते हैं वेट में, इसलिए ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसे गिव रीजंस भी आ जाते हैं इसमें अक्सर गिव रीजन आता है कि वाई बीटा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड मोर देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का देखो बेंडिंग, अल्फा पार्टिकल की बेंडिंग कम है, बीटा पार्टिकल की बेंडिंग ज्यादा है। तो क्यों है, क्योंकि इसका मास कम है, क्योंकि ये थोड़े से लाइटर होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं तो इजीली जल्दी बेंड हो जाएंगे, ठीक है। इनको लाइक कमजोर आदमी को या यू को एकदम एक हट्टा गट्टा आदमी है तुम्हारे पास और एक एकदम सूखी लकड़ी है, तो किसको ऐसा मोड़ना आसान होगा, किसको ऐसे आगे ऐसे ढकेलना आसान होगा। सीधी सी बात है, जो एकदम सूखी लकड़ी होगा उसको ऐसे तुम ऐसा फूंक भी मारोगे, ऐसे फू भी करोगे तो वो साइड हो जाएगा, ठीक है। पर जो हट्टा गट्टा आदमी होगा उसको हटाने के लिए भी दो लोग चाहिए ना, तो वैसा ही है। इसीलिए बीटा पार्टिकल जल्दी साइड हो जाता है, ये थोड़ा देर में होता है, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लो। प्रॉपर्टीज क्या है अल्फा पार्टिकल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज सबकी मालूम होनी चाहिए। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इट इज सेम एज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, हीलियम के साइन से, ठीक। 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो ये डबली आयनाइज्ड हीलियम भी कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स को। द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये ध्यान रखना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन्स। कितना होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जितना मास होगा उसका 4 टाइम्स होता है, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल इज हेवीएस्ट, ठीक। अमंग अल्फा बीटा गामा में अल्फा हेवीएस्ट पार्टिकल है, यही मैं अभी बता रहा था, ठीक। द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इट इज कंपैरेटिवली स्लोएस्ट, मतलब बाकी बीटा और गामा से ये स्लोएस्ट होता है। बाकी पार्टिकल्स की बात करें, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, इनसे ये स्लोएस्ट होता है, उनसे कम होती है स्पीड। अल्फा पार्टिकल है स्ट्रांगली आयनाइजेस द गैस, इट हैज अ हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। ये भी याद रखना, ये सब चीजें तुम्हें याद रखनी है कि हेवीएस्ट कौन है, अल्फा है, स्लोएस्ट कौन है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर कितनी है, हाईएस्ट है। अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, सो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज लेस देन द बीटा पार्टिकल एज अल्फा पार्टिकल इज हेवियर देन द बीटा पार्टिकल। ये जो मैंने बताया अभी रीजन वही चीज है, ठीक। फिर आते हैं बीटा पार्टिकल पे, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। बीटा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसे सिंपल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स है जो फास्ट मूव कर रहे हैं, एकदम हाई वेलोसिटी से चल रहे हो। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ई, नीचे -1 क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, ऊपर मास नंबर 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नंबर 0 होता है और चार्ज इसका -1 होता है। तो ये बीटा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही बता रहे हैं
कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। The speed of beta particle is of the order of 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड. It is higher than alpha particle and lower than gamma particle. वही बता रहे हैं कि जो बीटा पार्टिकल है इसकी स्पीड अल्फा से ज़्यादा होती है, गामा से कम होती है, लेकिन उन दोनों के बीच में लाई करता है. बीटा पार्टिकल आयनाइजेज द गैस, इट हैज़ लोअर आयनाइजिंग पावर देन अल्फा बट हायर आयनाइजिंग पावर देन गामा. मतलब इसकी जो आयनाइजिंग पावर होती है अल्फा से कम होती है बट गामा से ज़्यादा होती है. मतलब वही बीच में लाई कर रही है, अल्फा और गामा के बीच में लाई कर रही है इसकी आयनाइजिंग पावर भी. देखो स्पीड में भी सेम, अल्फा गामा के बीच में, और आयनाइजिंग पावर में भी सेम, अल्फा गामा के बीच में. बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. यही बताया कि नेगेटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होते हैं. द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन अल्फा बट लेस देन गामा. ये भी याद रखना, जो बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर होती है, मतलब सब्सटेंस को चीर के उसके अंदर से ले जाए, मतलब सब्सटेंस के थ्रू पास हो जाए, तो वो जो पेनिट्रेटिंग पावर है, सब्सटेंस को पेनिट्रेट करने वाली जो पावर है, वो क्या है, अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है, ठीक. इट इज़ मोर देन अल्फा पार्टिकल, इट इज़ मोर देन अल्फा पार्टिकल बट लेस देन गामा, ठीक. तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर देन अल्फा एंड लेस देन गामा, मतलब उनके बीच में. फिर आते हैं गामा पार्टिकल के प्रॉपर्टीज पे. गामा रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है. तो मैंने बताया थी ये रेडिएशंस हैं, ठीक, बेसिकली एनर्जीज हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे तुम्हारी लाइट वेव होती है, लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. एक्स रेज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सिमिलरली गामा पार्टिकल्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक. इसको डिनोट किया जाता है गामा सिंबल से. ये द स्पीड ऑफ गामा पार्टिकल इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट. इसकी स्पीड लाइट की स्पीड जैसी होती है, वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक. तो इट इज कंपैरेटिवली फास्टेस्ट. ये अल्फा बीटा पार्टिकल दोनों से फास्टेस्ट होता है, पहली बात. द आयनाइजिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन इज वेरी लो. तो इसकी आयनाइजिंग पावर सबसे कम होती है, सबसे लोएस्ट होती है. सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, अल्फा की. गामा रेडिएशंस आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज दे आर नॉट चार्ज पार्टिकल. अब ये भी मैंने बताया था, गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं. तो ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होते, ठीक. तो ये अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं. पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा पार्टिकल्स इज हाईएस्ट. ये भी बताया कि जो गामा पार्टिकल्स होते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाईएस्ट होती है, जो लाइक अल्फा और बीटा इन दोनों से भी हाईएस्ट होती है. गामा रेडिएशंस आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, लाइक कीमोथेरेपी है और भी कैंसर ट्रीटमेंट्स में हेल्प करता है तुम्हारा गामा रेडिएशंस, ठीक. तुमने देखा होगा इनक्रेडिबल हल्क, ठीक है. इनक्रेडिबल हल्क में वो क्या बोलते हैं, शायद कोई डिसीज़ कोई रेक्टिफाई करने के लिए, कोई डिसीज़ कोई ट्रीट करने के लिए, शायद कैंसर ट्रीट करने के लिए ही यूज़ कर रहा होता है गामा रेडिएशंस, फिर वो हल्क बन जाता है, ठीक. ऐसा मत करना, ऐसा रियलिटी में नहीं होगा कि तुम हल्क बन जाओगे. इनफैक्ट वो इफेक्ट्स बहुत बुरे होंगे. इनफैक्ट डेडपूल में भी यही सब चीज़ें होती है, लाइक, ठीक है, ओरिजिन स्टोरी में, ठीक. रेफरेंसेस दे रहा हूँ पर हाँ समझो, मतलब बस समझने के लिए, लाइक रिलेट कर सको, ठीक. कि जो ये रेडिएशंस होती हैं ये मेडिकल ट्रीटमेंट में भी काम आती हैं, बेसिकली इनका मेडिकल यूज़ भी है, ठीक. अब 3 तरह के एमिशंस होते हैं, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, गामा एमिशन. वही चीज़ है जो मैंने बताई, कुछ नहीं है, बस ये रिएक्शंस कभी कभी लिखी हो सकती हैं, ठीक. अब तुम खुद देखो, अल्फा पार्टिकल में ये अल्फा पार्टिकल होता है, तो मतलब अगर ये पेरेंट न्यूक्लियस है, इससे 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाए और 4 मास नंबर कम हो जाए, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकल आए. अगर इससे मैं 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं, 2 प्रोटॉन मतलब Z-2, और 2 प्रोटॉन के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं, मतलब टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स निकाल रहा हूँ, A-4. तो ये इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, मतलब बेसिकली ये जनरल इक्वेशन है. तो मैं कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा, कोई इक्वेशन लिख ली होगी, मान लेते कोई इक्वेशन लिखी ऐसे, यूरेनियम 232 ऐसे 92 करके लिखी है, फिर ऐसे थोरियम बन गया है 228 90 ऐसा करके कुछ बन गया. मैं हो सकता है रिएक्शन गलत हो पर समझ जाना. तो ये ऐसे रिएक्शन लिखी है, फिर तुमसे पूछ रहे हैं कौन सा एमिशन है, अल्फा एमिशन है, बीटा एमिशन है, गामा एमिशन. तुमसे सवाल ये आ गया, क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक. या फिर तुम्हें ऐसा दे दिया, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस रख दिया, अब बताओ यहाँ पे क्या है, तो ब्लैंक स्पेस तुम्हें फिल करनी है. तो ये रिएक्शन, ये 3 जनरल रिएक्शन है. ये तीनों जनरल रिएक्शन समझ लो, तुम कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे, ठीक है. तुम्हें बस पता होगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटाने, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटाने, सॉरी मतलब कितने नंबर ऑफ
एटॉमिक नंबर घटाना है, कितना मास नंबर घटाना है। तो अगर एटॉमिक नंबर से 2 कम हो रहा हो और मास नंबर से 4 कम हो रहा हो तो मतलब तुम्हारा अल्फा एमिशन हो रहा है। तो ये अल्फा पार्टिकल निकल रहा होगा हीलियम, और ये पेरेंट न्यूक्लियस होगा, ये डॉटर न्यूक्लियस होगा। ठीक, ये भी आइडेंटिफाई करने को आ जाता है कि पेरेंट न्यूक्लियस बताओ, डॉटर न्यूक्लियस बताओ, मतलब रिएक्शन देखो और ये आइडेंटिफाई करो पेरेंट न्यूक्लियस क्या है, डॉटर न्यूक्लियस क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, ऐसा एक्सप्लेन करने को आ जाएगा। फिर आता है बीटा इमिशन। बीटा इमिशन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, उस न्यूट्रॉन से 2 चीजें निकल रही होती हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे तुम बैलेंस करो, ये +1 ये -1, तो 1 - 1 0, फिर +1 + 0, 1 + 0 1। तो देखो ये बैलेंस्ड है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो Z -2 + 2 आएगा इन दी एंड Z, A -4 + 4 आएगा इन दी एंड A। तो ये ऊपर और नीचे बैलेंस होना चाहिए। देखो 0 फिर 1 1 1 और -1, ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, फिर 1 + 0 0। तो वही बीटा इमिशन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये होता है बीटा इमिशन। इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे बीटा पार्टिकल, इसको प्रोटॉन, इसको न्यूट्रॉन। गामा एमिशन में कोई पार्टिकल नहीं निकल रहा होता है, मैंने बताया ना। गामा एमिशन में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो गामा एमिशन में कोई पार्टिकल नहीं निकल रहा है। तो गामा एमिशन में क्या होता है, एक पेरेंट न्यूक्लियस होता है, ये जो स्टार बना है इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में है, इसमें हाई एनर्जी है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, इसमें हाई एनर्जी है, इसका मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक, इसका मतलब ही होता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक, एंड गामा एमिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अल्फा और बीटा एमिशन, मतलब थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। आफ्टर अल्फा और बीटा एमिशन गामा एमिशन इज फॉलोड। ठीक, तो गामा एमिशन हमेशा अल्फा या बीटा एमिशन के बाद ही होगा। ठीक है, पहले अल्फा एमिशन हुआ, फिर उसके बाद उसमें थोड़ी हाई एनर्जी आ गई, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो फिर गामा एमिशन हुआ। ठीक, तो गामा एमिशन एक पेरेंट न्यूक्लियस होता है जो कि एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है, जो हाई एनर्जी वाला न्यूक्लियस होता है। वो क्या होता है, डॉटर न्यूक्लियस में बदलता है। देखो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, बस क्या हुआ है, एक गामा पार्टिकल निकल गया, बेसिकली एनर्जी निकल गई है, एक्स्ट्रा एनर्जी निकल गई। बाकी एटम के जो स्ट्रक्चर पे, एटम पे कोई चेंज नहीं हुआ है, उसके जो एलिमेंट्स है वो नहीं बदले। ठीक है, उसमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही प्रोटॉन रहे, जितने न्यूट्रॉन थे उतने न्यूट्रॉन्स भी रहे। ठीक, बस एनर्जी जो थी एक्स्ट्रा वो निकल गई। ठीक, अब रेडियो एक्टिविटी में कुछ चीज़ें और है जो तुम पढ़ सकते हो, जो कि मुझे नहीं लगता अलग से बताने की ज़रूरत है। ठीक, ये कुछ चीज़ें 1-2 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं। ठीक, कभी एक्सप्लेन करने को आ जाती है, प्योर थियोरिटिकल है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। लाइक यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी के यूजेस क्या होते हैं, कुछ 5 यूजेस देख लो, अलग अलग फील्ड में अलग अलग यूजेस हैं। मेडिकल यूजेस देख लो, और किसी अलग अलग फील्ड्स में, रिसर्च पर्पस के फील्ड में साइंटिफिक यूजेस देख लो। ठीक, तो रेडियो एक्टिविटी के यूजेस देख लेना, कोई 5-6 यूजेस अपने जो तुम्हें ईजी लगे वो मार्क कर लो। लाइक बहुत सारे हैं, रीड करो एक बार, मुश्किल से 10-15 मिनट का काम है। एक बार रीड करो, जो यूजेस ईजी लगे, ईजी टू रिमेंबर लगे वो कर लो। लाइक सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो कुछ जो ईजी लगे वो 5-6 याद कर लो। ठीक, और सेम विद हार्मफुल इफेक्ट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। हार्मफुल इफेक्ट्स देख लो कि रेडियो एक्टिविटी सॉरी, रेडियो एक्टिविटी के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कि लाइक डिस्ट्रक्शन में बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसको डिस्पोज करना, लाइक रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव जो भी केमिकल, जो भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बचता है, जो ऐसा वेस्ट होता है जो कि हमें यूजफुल नहीं है, उसको डिस्पोज करना है। क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करना भी ज़रूरी है, वरना वो नेचर को हार्म पहुंचाएगा। लाइक उससे जो रेडिएशन निकलेंगी उससे ह्यूमंस को, नेचर को इन जनरल इफेक्ट पड़ेगा। तो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है, ये भी 4-5 पॉइंट इसके देख लेना कि हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है। रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करना, रेडियो एक्टिव का यूज़ डिस्ट्रक्शन में यूज़ होना, लाइक जो तुम्हारे एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, ये डिस्ट्रक्शन में जो तुम्हारा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। वेस्ट को डिस्पोज करने में हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, और भी जो यूज़ करने में जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ठीक, तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ लेना, 4-5 पॉइंट इसके भी। और सेफ्टी मेजर्स, कि ऐसे हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लें जिससे रेडियो एक्टिव
के हार्मफुल रेडियो एक्टिविटी के हार्मफुल इफेक्ट से हम बच सकें। ठीक, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें होंगी कि कंक्रीट लेड वॉल्स यूज़ करें, और कुछ लेड ओरिएंटेड जो तुम्हारे सूट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं यूज़ करें। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, वेस्ट को डिस्पोज करने के प्रॉपर मेथड्स होने चाहिए। तो ऐसे कुछ पाँच छः पॉइंट्स इसके भी देख लेना। ठीक, बहुत ज़्यादा कुछ इसको डेप्थ में बात करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेंशन करने का मतलब वही होगा कि वही पढ़ के रीड कर रहा हूँ, कोई पॉइंट नहीं है। तुम 10 मिनट की गूगल सर्च करोगे तुम्हें ये सब मिल जाएगा। ठीक, तो कुछ बहुत एक्सप्लिसिट नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट पूछा भी नहीं जाता है। ठीक, कुछ थोड़ा बहुत हो गया, एक दो मार्क्स में आ गया, वो तुम आराम से 10-15 मिनट में रीड करके कर सकते हो। ठीक, तो इतना कुछ हैवी नहीं है। ठीक, पर हाँ एक बार देख जरूर लेना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, देख जरूर लेना यूजेज और हार्मफुल इफेक्ट्स और सेफ्टी। ठीक, ऑन दैट नोट चलते हैं फिर। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू। दैट वाज रेडियो एक्टिविटी। अगर तुमने इतना भी कर लिया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से तुम्हारी रेडियो एक्टिविटी क्लियर हो जाएगी। तुम्हें चीज़ें जितने भी क्वेश्चन तुम आंसर कर पाओगे, क्योंकि इतना सफिशिएंट है रेडियो एक्टिविटी के लिए। बाकी थोड़ा बहुत अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा और इसको एक बार इंटरेस्ट अगर तुम्हें इसमें आता है तो थोड़ा बहुत एक बार चैप्टर रीड कर लो। तुम्हारा जितना भी इंटरेस्ट होगा तुम्हारा मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें मैंने पढ़ ली। ठीक, बाकी उसके बाद पूरी कहानी है इसके अलावा चीज़ें। ठीक, तो उसको रीड कर सकते हो फॉर क्यूरियोसिटी पर्पस। बाकी बोर्ड्स के पर्पस के हिसाब से तुम इतना भी करके जाते हो तो सफिशिएंट है। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।